क्यों कहा कि उम्मीद है आप अगली बार आएंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो तनातनी चल रही थी जजों की नियुक्ति को लेकर, उसमें क्या कोई बीच का रास्ता निकला है? क्या थोड़ा सुप्रीम कोर्ट झुका है? क्या सरकार ने भी थोड़ा लचीलापन दिखाया है? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ये सुनवाई है कंटेम्प्ट को लेकर। जो कॉलेजियम ने नाम भेजे, सरकार ने उन नामों को वापस कर दिया। कॉलेजियम ने दोबारा फिर नाम भेजे, सरकार ने फिर वापस कर दिया। इसके बाद जब कॉलेजियम ने नाम भेजे तो सरकार के पास वो नाम पड़े रहे, सरकार ने उन नामों पर फैसला नहीं लिया। जबकि कॉलेजियम अगर दोबारा नामों को भेजता है तो सरकार के पास 3 से 4 हफ्ते का वक्त होता है और उन नामों को सरकार को मंजूर करना ही होता है, यानी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सरकार ने ये नाम अपने पास रख लिए और बार बार सुप्रीम कोर्ट के भेजने के बावजूद भी इन नामों को क्लियर नहीं किया। तो इसी मामले को लेकर कंटेम्प्ट की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की बेंच है जिसमें ये कहा गया कि टाइमलाइन मैंडेटरी है। 3 से 4 हफ्ते में सरकार को स्वीकार कर लेने चाहिए नाम। सरकार क्यों ये नाम स्वीकार नहीं कर रही है? अब यहां तक की खबर से तो लगता है कि दोनों के बीच तनातनी चल रही है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, और कोई भी झुकने को या कहें लचीलापन दिखाने को राजी नहीं। लेकिन ये पूरा मामला 11 जजों की नियुक्ति को लेकर था। हाईकोर्ट के 11 जजों की नियुक्ति को लेकर था, जिसमें एक जज ने अपना नाम वापस ले लिया। क्योंकि जब किसी भी वकील को जज के लिए एलिवेट किया जाता है तो रिकमेंडेशंस के साथ उनका कंसेंट भी मांगा जाता है। तो अगर वो व्यक्ति कंसेंट देता है कि वो वकील से जज बनना चाहता है, तभी उसके नामों को आगे भेजा जाता है, उसका नाम कंसीडर होता है। तो इन 11 नामों में से एक नाम, एक वकील है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो 10 नाम बचे। लेकिन इन 10 नामों को लेकर ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्यों सरकार इन नामों को फाइनल नहीं कर रही है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नाम फाइनल हो जाएं। प्रोसेस के बारे में तेजी आएगी ये मैं कह सकता हूं, लेकिन नामों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। साथ ही साथ अब इस मामले में जो प्रक्रिया पूरी अपनाई गई है, उसमें अगर कॉलेजियम सरकार को नाम भेजता है तो सरकार को मंजूर करना होता है। अगर सरकार एक बार नाम मंजूर नहीं करती तो भेज सकती है वापस, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा भेजता है तो सरकार को वो नाम मंजूर करने ही होते हैं। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने उन नामों को फिर अपने पास ही रख लिया, वापस भी नहीं भेजा, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट वो नाम सरकार को कंसीडर करने के लिए भेज रहा था। तो इसी मामले की सुनवाई चल रही थी और इसमें कहा गया कि सरकार क्यों समय सीमा का पालन नहीं कर रही है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन इसमें जो हुआ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस दौरान सरकार ने जब नाम भेजे, जो वापस नाम भेजे, उनके साथ कुछ अपने नाम भी भेज दिए। यानी वो नाम उन वकीलों के भेजे जो सरकार चाहती है, जिनको मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया है, यानी सरकार की तरफ से वो नाम भेजे गए कि इन नामों को भी जजों के लिए कंसीडर किया जाए। अमूमन कॉलेजियम सरकार को नाम भेजती है और वो नामों में सरकार को सिर्फ उनका बैकग्राउंड चेक करना होता है कि वो उनपे कोई मामला तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, सिर्फ यही चेक करना होता है, यही सरकार का काम होता है। बाकी नियुक्ति को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ उनकी बैकग्राउंड चेक करती है, लोकल इंटेलिजेंस से या जो भी इस तरह के तरीके हैं उनसे करती है, और उसके बाद एक रिपोर्ट लगाकर कॉलेजियम को भेज देती है, अपनी रिकमेंडेशन दे देती है कि इनको नहीं चुना जाना चाहिए और इनको चुना जाना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन पहले किस तरह से सिलेक्शन होता था? पहले सरकार नाम भेजती थी चीफ जस्टिस के पास कि ये नाम हमने फाइनल किया, अगर आपको ये नाम मंजूर हो तो बताइए। अगर चीफ जस्टिस उन नामों को फाइनल कर देते थे, अगर किसी नाम पे उन्हें ऑब्जेक्शन होता था तो उसकी जगह कोई और नाम भेज दिया जाता था। लेकिन मैंडेटरी नहीं होता था कि जो नाम सरकार ने फाइनल किए वो नाम अगर सीजीआई के पास गए और उन्होंने अगर किसी नाम पर आपत्ति जताई तो वो आपत्ति माननी होगी। ये मैंडेटरी नहीं था सरकार के लिए, लेकिन अक्सर लोकतंत्र में इसी तरह से काम होता है कि
सरकार जो कहती थी वो सुप्रीम कोर्ट मान लेता था, सुप्रीम कोर्ट जो कहता था वो सरकार मान लेती थी। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था। उसके बाद उन नामों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद जजेस फैसला आया 1, 2, 3 और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया, जिसमें अब बिल्कुल उल्टा हो गया। कॉलेजियम सरकार को नाम भेजती है और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सरकार को वो नाम मंजूर करने होते हैं। पहली बार में नहीं करेगी तो दूसरी बार में करने होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अपने नाम भी भेज दिए। यानी सरकार ने कहा कि आप जो नाम भेज रहे हैं वो नाम ठीक है, वो नाम हम मंजूर अगर करेंगे तो हम भी नाम भेज रहे हैं। आप बताइए इन नामों को क्यों मंजूर नहीं किया जा सकता। यानी जो ये 10 नाम सरकार ने भेजे वापस, उनके साथ सरकार ने अपने नाम भी भेज दिए कि कौन कौन से और वकील हैं जिनको हाईकोर्ट के जज बनाया जाना चाहिए। अब इस मामले में जो 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है उसने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आपने जो चीज भेजी है, जो नाम भेजे हैं वो हम कॉलेजियम को भेज देंगे। जो आपने रिकमेंडेशंस भेजी वो हम कॉलेजियम को भेज देंगे। आपने जो आपत्ति भेजी वो भी हम कॉलेजियम को भेज देंगे, क्योंकि हम इस बारे में निर्णय नहीं कर सकते। ये निर्णय कॉलेजियम के पास हम भेज देंगे और वही इस पे निर्णय करेगा। यानी जो सरकार ने नाम भेजे वो नाम भी अब कॉलेजियम के पास भेज दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा। यानी ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इस मामले में वकील कौन है? वकील है प्रशांत भूषण। उनको लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक प्रथा शुरू हो जाए कि सरकार ही नाम रिकमेंड करे और वही नाम कॉलेजियम के पास जाए और वो नाम मंजूर हो, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिले, यानी सरकार सीधे तौर पर जजों को चुनने लगे। ऐसा कहीं ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह प्रथा ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो डायरेक्ट सरकार का इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों को अदालत ने नहीं माना और अदालत ने कहा कि आपने जो नाम भेजे हैं ये नाम हम कॉलेजियम को भेज देंगे, आपके भेजे हुए नाम, और जो आपने वापस किए हैं, जो निर्णय आपने किया, जो नाम आपने वापस किए, वो भी हम कॉलेजियम को भेज देंगे। इस पर कॉलेजियम ही निर्णय करेगा। यानी ये जो लग रहा था कि जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, इस पर कोई अगर कार्रवाई करती है कोर्ट तो ये गलत प्रथा होगी या एक गलत तरह का एग्जाम्पल सेट होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि सभी चीजें अदालत ने कहा कि वो कॉलेजियम को भेज देगी और कॉलेजियम इस बारे में निर्णय करेगा। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही, 3 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है फिर से। तो कोर्ट ने कहा, अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे। यानी एक तरह से कहा जाए कि जो फैसला सरकार चाहती है और जो फैसला कोर्ट चाहता है वो फैसला हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से लचीला रुख दिख रहा है। कोर्ट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी एक लचीला रुख दिख रहा है इस केस में, जिस तरह से सुनवाई हुई इस बार। और अब 3 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और तब स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बेंच भेज रही है कॉलेजियम के पास। कॉलेजियम अब उस पर किस तरह से निर्णय लेती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को भी समझना होगा कि अगर वो सरकार के नामों को मना करती है तो उसे बताना होगा कि वो इन नामों से क्यों इनकार कर रही है। क्या ये वकील जज बनने लायक नहीं है? क्या इनका एलिवेशन नहीं हो सकता? क्योंकि ना कोई एग्जाम होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब एलिवेट किया जाता है जज के तौर पर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। एक आधार होता है कि आपकी 10 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 45 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। तो अगर वो सिर्फ यही क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तो सरकार ने भी उसी आधार पर, उसी क्राइटेरिया के आधार पर नाम भेजे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई कॉलेजियम उन नामों को मंजूरी देता है जो सरकार ने भेजे हैं या नहीं, या एक बार फिर से ये बार बार जो सरकार नाम वापस भेज रही है वही चलता रहेगा। ये गौर करना सुप्रीम कोर्ट के लिए इसलिए भी जरूरी है कि ट्रांसफर के केसेस के लेकर, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के केसेस को लेकर कई जो बार हैं उन्होंने विरोध किया, कई वकीलों ने विरोध किया। तेलंगाना से खबर आई, गुजरात से ऐसी खबर आई, कई हाई कोर्ट हैं जिन्होंने इन ट्रांसफर्स को लेकर ऐतराज जताया है। तो अब कॉलेजियम को भी ये लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि एक समावेशी कोई तरीका अपनाना होगा, क्योंकि अब आवाज खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर से उठ रही है। खुद अगर बार इस बारे में शिकायत कर रही है, अगर कानून मंत्री के पास जा रहे हैं वकील और अगर उनके दल जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जज अगर अपना ऑब्जेक्शन जता रहे हैं, तो अब इस मामले को लेकर कॉलेजियम को भी सोचना होगा। और ये जो सुनवाई हुई है कंटेम्प्ट के मामले को लेकर, इसमें जिस तरह का रुख दिखा है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का
और जिस तरह का जवाब अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया गया है, साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को एकोमोडेट कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष लचीला रुख अपना रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन पूरी तस्वीर 3 फरवरी की सुनवाई में ही साफ हो पाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।